नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने यूआईडीएआई की आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में आधार कार्ड के उपयोग को सरल बनाने के साथ ही नवीन तकनीक के साथ जुड़कर आधार का उपयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 2,60,00,000 लोगों को डाटा परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत लाया जा रहा है और प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसलों की कीमत सीधे बैंक में दी जा रही है। इसी के साथ करीब 30,000 लोगों को रोजगार मेले के जरिए रोजगार दिया गया है और प्रदेश सरकार करीब 27 से 28 लाख परिवारों का प्रीमियम दे रही है। इस कार्यशाला में प्रदेश सरकार के कई आला अधिकारियों ने शिरकत की। आधार पूरे देश भर में और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है कि जितना बड़ा डेटाबेस आधार का 134 करोड़ लोगों का भारतवर्ष का है, इतना बड़ा डेटाबेस और कहीं का नहीं। भी इस देश की एक विशेषता है कि जिसका मूल्यांकन तो आधार पूरे तन्मयता से करते हैं। आधार इसलिए कि व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान, उसकी स्थानीय पहचान, उसकी व्यक्तिगत पहचान, ये सब बने ताकि जो व्यक्ति को स्कीम्स का लाभ है या उसकी पहचान के नाते से जो उसको उपयोग होता है वो सुनिश्चित किया जा सके। इसके बहुत बड़े लाभ हुए हैं, खास करके स्कीमों में जो घोस्ट बेनिफिशरीज होते हैं उनको निकालने के लिए बहुत बड़ा एक टूल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हिंदी भाषा देश का गौरव है और प्रत्येक हरियाणवी दिल से इसका सम्मान करता है। हिंदी की रक्षा के लिए हिंदी आंदोलन में भी राज्य के सत्याग्रहियों के अहम भूमिका थी। सीएम ने कहा कि हिंदी दिवस पर देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली हिंदी को सम्मान के साथ बोलना चाहिए और हमें इस पे गर्व करना चाहिए। इसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। ये ट्वीट आप देख रहे हैं। हिंदी दिवस पर देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली हिंदी को सम्मान के साथ बोले, लिखें और इस पर गर्व करें। हरियाणा के गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई, जहां सहकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर मनमानी लाल और संबंधित विभागों के सचिव और अधिकारी भी शामिल हुए। इस बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमने पिछले साल का रिव्यू किया और अगले साल के लिए टारगेट दिए। हरियाणा में किसानों की गन्ने की पेमेंट एक मिल को छोड़कर बाकी सभी मिलों के किसानों की पेमेंट हो चुकी है। हरियाणा सबसे ज्यादा गन्ने का भाव देता है। आने वाले गन्ने के सीजन को लेकर गन्ने का भाव कुछ दिनों में बताया जाएगा। जिसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि शाहबाद में इथेनॉल प्लांट लगा दिया गया है, पानीपत की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। आने वाले वक्त में बाकी मिलों में भी इथेनॉल प्लांट लगाएंगे ताकि किसानों को अच्छे भाव देने में कोई परेशानी न हो। उसकी मीटिंग हुई और सारे पिछले साल का रिव्यू किया गया और आगे साल के टारगेट दिए गए। और खुशी की बात है कि हरियाणा में किसानों की गन्ने की पेमेंट एक मिल को छोड़ के 100% पेमेंट हम कर चुके हैं। और हरियाणा जो है सबसे ज्यादा भाव गन्ने का देने वाला प्रदेश है। अधिकार आज की मीटिंग में ये हमें मिला है कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आने वाले क्रशिंग सीजन का गन्ने का भाव कुछ दिनों में हम डिक्लेयर करेंगे। हरियाणा के अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा है। इसमें प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में फरियादी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सोनीपत के सेक्टर 4 के खेल स्टेडियम के पास प्रतिबंधित दवाओं के रैपर और इंजेक्शन मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद खेल मंत्री संदीप सिंह का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से जांच कराने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आप पर जमकर निशाना साधा। ध्यान में आया है आज सुबह और इसका मैंने डीएसओ को भी बोल दिया, डायरेक्टर को भी डायरेक्शन दे दी है कि इसमें मेरे प्राइवेट कोचेज जो 4 कोचेज जो ट्रेनिंग देने आते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कहा है कि हमारे बच्चों में से कोई भी नहीं ऐसा है तो ऐसी चीज को इस्तेमाल करता हो। लेकिन फिर भी हमने सेफर साइड के लिए जो वहां पर ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, उसको रैंडमली यहाँ पर चेक करेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं, ऐसा कोई खिलाड़ी तो नहीं है तो इस चीज का सेवन करता हो। फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज ये है कि वहां पर कई ऐसे बच्चे आते हैं जो भर्ती की तैयारी के लिए करते हैं, तो उनको भी हम अवगत कराएंगे कि अगर कोई ऐसा करता है तो उनको यहाँ पर एंट्री। फतेहाबाद में आगामी 25 सितंबर को रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि रैली सरकार की जड़ों को हिला देगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस रैली में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर सीताराम शामिल होंगे। वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज हरियाणा पर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है और सरकार बोल रही है कि वो समान विकास कर रही है, जबकि हरियाणा कर्ज में डूबता जा रहा है। बुढ़ापा पेंशन काफी बुजुर्गों की बंद किए जाने पर कहा कि हरियाणा में सरकार नहीं है, ये लुटेरों का गिरोह है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनाली फोगाट के हिसार स्थित घर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत सोनाली फोगाट की बेटी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हुड्डा ने सोनाली फोगाट की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। वहीं यशोधरा ने दीपेंद्र हुड्डा से कहा कि अगर सीबीआई जांच में निष्पक्षता नहीं दिखी तो ये मुद्दा वो संसद में उठाएं, जिस पर राज्यसभा सांसद ने सहमति दी। भी ये जानना चाहते हैं, परिवार भी जानना चाहता है, प्रदेश के लोग भी जानना चाहते हैं कि इसमें पूरे ये जो हत्याकांड है इसके पीछे क्या साजिश है, कहां तक कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या सारा षड्यंत्र, सारी बात, सारे तथ्य देश के सामने भी आए और इस परिवार के सामने भी आए तो जस्टिस जो है ताकि पूरा मिले। तो ये बात परिवार की एक भावना है। वहीं चौकीदारी पुलिस ने जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। डीएसपी मुख्यालय वीरेंद्र सिंह ने बताया कि चिड़िया चौकी में ईआरबी टीम को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रक चालक को ट्रक सहित गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि दादरी सदर थाना पुलिस और सीआईए स्टाफ ने एक बड़ी वारदात को नाकाम किया है। दरअसल पुलिस टीम गश्त पड़ताल के लिए भैरवी गांव के पास तैनात थी, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने 2 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। तो पहले भी कई वारदातों में वो शामिल बताई जा रही हैं। पर हमारी ईआरवी व चौकी चिड़िया इंचार्ज द्वारा अपने इलाके में नाका लगाकर इस ट्रक को राउंड अप किया गया। फोन करने वाले ने सिर्फ डायल 112 पर यह सूचना दी थी कि भी उसका ड्राइवर ये ट्रक लेके जा रहा है और उसने जो ट्रक में जीपीएस लगा हुआ है उसको उखाड़ दिया है और वो ट्रक चोरी करके भागने के चक्कर में है, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस सूचना के ऊपर हमारे चौकी चिड़िया और ईआरवी पर तैनात कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस ट्रक को
चिड़िया के इलाके में राउंड अप कर लिया है और इसके मालिक को सूचना दे दी गई है। ट्रक से एक जीपीएस उखाड़ा हुआ बरामद किया गया है और दूसरा जीपीएस उस ट्रक में लगा हुआ था, जिसकी मालिक को ही जानकारी थी, ड्राइवर को जानकारी नहीं थी। अभी उसके वारिसान पहुंचने वाले हैं। बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने CIA-2 की गाड़ी के आगे बाइक लगाकर उन पर पिस्टल तान दी और लूटपाट करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर ही दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनसे 2 अवैध हथियार और 7 राउंड कारतूस भी बरामद किया। दोनों के खिलाफ सदर यमुनानगर थाना में केस दर्ज कराया गया है। CIA-2 के इंचार्ज राकेश कुमार ने बताया कि उनकी टीम गश्त कर लौट रही थी, जहां बाइक सवार 2 युवकों ने उनकी गाड़ी को रुकवाया। जैसे ही गाड़ी रुकी तो बदमाशों ने उन पर देसी कट्टे तान दिए, जिस पर टीम ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों बदमाश कार को लूटने के इरादे से थे, लेकिन उन्हें भनक नहीं लगी कि ये CIA की गाड़ी है। हमारी टीम में सरकारी गाड़ी में जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंची, 2 युवक जो साथ लिए थे और एकदम गाड़ी के आए हैं, जो लूट के इरादे से आए थे, जिनको हमने काबू कर लिया है। उनमें से एक का नाम सिमरनजीत सिंह, जिससे 1 पिस्टल 5 राउंड बरामद हुए, और एक लड़का शुभम, जिससे देसी कट्टा 2 राउंड बरामद हुए हैं। और जो बाइक है उसकी अभी जांच चल रही है, वो कहां से ले आई, कैसे ले आई, ठीक है, उसका नंबर वगैरह भी नहीं हमें पता। फरीदाबाद में गैंगस्टर मनोज मांगरिया के गुर्गे जावेद की अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति पर बुलडोजर चला। आपको बता दें कि जावेद ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके दुकानें, मकान और गोदाम बनाए थे, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस और नगर निगम ने कानूनी कार्रवाई करते हुए गोदाम, मकान समेत 7 दुकानों पर बुलडोजर चलाया। बता दें कि जावेद अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन कब्जा करने का काम करता था। दरअसल जावेद ने अवैध तरीके से कई दुकानें बनाई थी और इन दुकानों से किराया वसूल कर जावेद अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा था। वहीं फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी जावेद की बनाई गई अवैध दुकानों को चिन्हित किया और कानूनी कार्रवाई करते हुए जावेद की अवैध संपत्तियों को गिरा दिया। फरीदाबाद डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा के आदेश पर पुलिस ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत क्राइम ब्रांच बॉर्डर प्रभारी संदीप कुमार की टीम ने 2 आरोपियों को अवैध हथियार के जखीरे के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम सुरेंद्र शौरान ने बताया कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 देसी कट्टे, 2 बंदूक, 2 पिस्टल बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर यूपी में 2 मुकदमे दर्ज हैं और गिरफ्तार किए गए आरोपी अवैध हथियारों को बेचने का काम करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पिस्टल है, 6 देसी कट्टा, 2 पिस्टल है, 2 गन है, लाइव पैट्रिज है। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? आरोपी ये 2 लोग हैं। एक तो कृष्णा है जो वृंदावन का रहने वाला है और दूसरा हरिओम है जो छत्ता के अंदर किलोरी गांव का वहां रहता है। पंजाब के बाद हरियाणा में भी नशे की बिक्री के रैकेट सक्रिय हो चुके हैं। स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशीले इंजेक्शन बेचने वाले रैकेट का खुलासा किया। इस रैकेट के तार दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े हुए मिले। नारकोटिक्स टीम द्वारा मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए नशा तस्कर बड़े पैमाने पर नशीले इंजेक्शन की बिक्री करते थे।
इनकी निशानदेही पर टीम ने इसराना क्षेत्र से 900 नशीले इंजेक्शन बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद नशे की बिक्री से जुड़े रैकेट का खुलासा हुआ। तो हमारा मोटिव ये रहता है कि बैक और फॉरवर्ड दोनों चेन स्थापित की जाए कि कहां से वो लेके आया और कहां वो बेच रहा है। तो इसकी जो बैक चेन थी उसमें हमें पता चला कि राजू शुक्ला नाम का व्यक्ति है करोड़ा, वहां पे उसकी एक फार्मेसी की शॉप है, वहां से लेके आया है। तो सबसे पहले पुलिस द्वारा राजू शुक्ला को अरेस्ट किया गया। तो राजू शुक्ला ने बताया कि भाई ये इंजेक्शन अब्दुल रहीम से लेके आया। अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया गया, उससे ये 900 इंजेक्शन बरामद हुए। फिर अब्दुल रहीम से पूछा गया वो कहां से लेकर आया, तो उसने एक रंजीत सिंह मोंटी का नाम बताया, उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कोसली में नवनिर्मित मृदाशाला प्रशिक्षण परीक्षण प्रयोगशाला के नाम को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कोसली गांव के ग्रामीणों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परीक्षण केंद्र का शिलान्यास कोसली के नाम से किया था, लेकिन उसका उद्घाटन भाकली गांव के नाम से किया जाना गलत है। ग्रामीणों ने प्रयोगशाला का नाम कोसली के नाम ही किए जाने की मांग की है। और मैं कोसली गांव की बेटी हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब सारी चीजें नोटिफिकेशन हमारे गांव के नाम से जारी हुआ है, ई टेंडरिंग कोसली के नाम से जारी हुई है, तो आप जो है शिलान्यास जो है कोसली के नाम से हुआ था, तो उद्घाटन भी कोसली के नाम से होना चाहिए था। हिंदुस्तान में केवल ये एक ऐसा विवाद है जो दो गांवों के लिए नामकरण को लेकर चल रहा है। वो ये क्लेम करते हैं कि ये हमारी जमीन है। देखिए, जमीन गौण हो जाती है जब बड़ी इकाई बन जाती है। रेवाड़ी में भी बहुत गांव के लोगों की जमीन है, लेकिन वो समाहित होकर एक नाम में समाहित हो जाती है। इससे पहले भी भाकली विवाद उठाता रहा है, जैसा भाई रामफल जी ने बताया कि जान माल का भी नुकसान हुआ है। और मैं कोसली गांव की बेटी हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब सारी चीजें नोटिफिकेशन हमारे गांव के नाम से जारी हुआ है, ई टेंडरिंग कोसली के नाम से जारी हुई है, तो आप जो है शिलान्यास जो है कोसली के नाम से हुआ था, तो उद्घाटन भी कोसली के नाम से होना चाहिए था। झज्जर की स्वास्थ्य विभाग टीम ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार अंतर्राज्यीय लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस बार दिल्ली के बवाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को लिंग जांच गिरोह को पकड़वाने में सफलता मिली है। आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पीसी, पीएनडीटी और एमटीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। साथ ही साथ पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन और गर्भपात में उपयोग होने वाले उपकरण और दवाइयां जब्त की। वहीं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई दी। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मादीप सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय में रेड से जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ साझा की। इस गिरोह के सदस्य गर्भवती महिलाओं को राज्य से बाहर ले जाकर लिंग जांच करवाते हैं। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने पीएनडीटी एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र डोगरा, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर ममता, डॉक्टर तरुण और अन्य कर्मचारियों की एक टीम का गठन किया। इस टीम ने एक गर्भवती महिला को डिकोय बनाकर गिरोह से संपर्क किया। बारह तारीख की सवेरे ये जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति है जो जेंडर डिटर्मिनेशन का कार्य करता है, इसमें झज्जर के लोगों को भी लेकर जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को साथ में भेजा, आप यहाँ बैठे, मशीन आने लग रही है, क्योंकि वो बिल्डिंग ऐसी थी कि उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर है। अल्ट्रासाउंड की मशीन लेकर वहां पर एकदम से प्रकट हो गया और वो व्यक्ति ने अल्ट्रासाउंड किया भी।
पानीपत के मॉडल टाउन में 3 साल पहले पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति के खिलाफ जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सेशन जज मनीषा बत्रा की बेंच ने आरोपी पति को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि सजा होने से हमें लगता है कि समाज में एक जो पीड़ित वर्ग है उसको न्याय मिला है, लेकिन ये घटना तो है 12 मई 2019 की, लॉकडाउन से पहले की। उसमें एक जो शादीशुदा था व्यक्ति, जिसकी 15 साल पहले शादी हुई थी, 2 बच्चे भी थे, लेकिन उसने अपनी पत्नी को मार करके उसको बुरी तरीके से मार करके बाथरूम के अंदर उसको बंद कर दिया, बोल्ट कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद लॉक लगा करके अपने दोनों बच्चों को लेकर के वो बहराइच यूपी चला गया। ये उसने घटना की। उसके बाद पड़ोसियों ने जब ऐसा महसूस हुआ कि समथिंग है, कोई स्मेल आ रही है, तो उन्होंने उसको सूचना दी पुलिस को। फिर उसके बाद उसके मेन टाइम में उसके फादर हैं जो, वो भी आगे बचावन सिंह जो है, उन्होंने आकर के पुलिस को रिपोर्ट दिया। पुलिस ने अपना ताला तोड़ करके उसकी डेड बॉडी को वहां से रिकवर किया। बहादुरगढ़ के आसौदा गांव में नाले में युवक का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान रोहतक के कबूलपुर गांव निवासी कृष्ण के रूप में हुई। आपको बता दें कि मृतक 2 दिन पहले किसी को उधार दिए पैसे वापस मांगने गया था, लेकिन जब वो घर वापस नहीं लौटा तब उसकी तलाश की गई। काफी ढूंढने के बाद जब कृष्ण नहीं मिला तब मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मृतक की तलाश में जुट गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बारह बजे दिन में एक डेड बॉडी मिली थी आसौदा गांव में, नाले में, खेतों में, नाले में, जिसको शनाख्त हुई कृष्ण सनोप मंगराम, गांव कबूलपुर, जिला रोहतक, जिसको यहाँ रखा गया, जिसके वारिस आने पर बयान लिए गए, जिन्होंने बयान के आधार पर धारा 306 34 आईपीसी का पर्चा दर्ज किया गया। जो समय गैर होने के कारण कल पोस्टमार्टम नहीं हो सका, आज पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। जैसी कार्रवाई होगी तो अमल में ले जाएगी। चलिए फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।